नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष वाचन और विविध विषय की 7वीं इकाई का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें दूसरे भाग में मैंने कांग्रेस की स्थापना के कुछ आधार, स्तंभ या रूप मैंने स्पष्ट किए थे। आज मैं उसके आगे की अ, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से गांधी जी का आगमन हुआ। और गांधी जी का जब आगमन हुआ तो उन्होंने किस तरह की विचारधारा को जन सामान्य में एक तरह से अभिव्यक्त किया, और उस अभिव्यक्ति के आधार पर जन समाज किस तरह से देशभक्ति के रास्ते में राष्ट्र के प्रति अपनी समर्पित भावना को लेकर आगे बढ़ी। गांधी जी का आगमन, हम देखते हैं कि देश में गांधी जी का जब आगमन हुआ तो अनेक प्रकार से देशभक्ति की जो आवाजें थी वो चारों दिशाओं से एक तरह से आती हुई दिखाई दे रही थी, और दबे या हम कहें उज्जवल स्वर में वह देशभक्ति की मांग कर रही थी। उस दौरान गांधी जी ने अनेक प्रकार से समाज में जनता के प्रति जो अपनी अभिव्यक्ति देशभक्ति के रूप में हिंसा अहिंसा दो आधारों पर एक तरह से व्यक्त की, जिसमें वे अहिंसा के पक्षधर माने गए, और उन्होंने अनेक प्रकार के आंदोलन हमारे समाज में एक तरह से जन सामान्य के समक्ष में प्रस्तुत किए, जिसमें तो प्रथम हम देखते हैं कि सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा उन्होंने भारतीयों के लिए संघर्ष किया। हम देखते हैं कि जहाँ सत्याग्रह आंदोलन हुआ कि सत्य के प्रति अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करनी है, झूठ छल कपट के मार्ग पर नहीं चलना है। जब हम देश के रास्ते पे चलते हुए दिखाई देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कई आधारों पर हमें सफलता मिलती है, पर कई आधार देखते हैं कि संघर्ष की जो लंबी दौड़ है वह भी दिखाई देती है। तो उस रूप में सत्याग्रह आंदोलन एक तरह से प्रमुख भूमिका के रूप में वहां पर चित्रित होते हुए दिखाई देता है। अधिकार के प्रति कई आंदोलन हुए। हम देखते हैं कि 1050 से लेकर जब से इतिहास आरंभ हुआ है या उसकी नींव रखी है, हम देखते हैं 1050 से लेकर एक तरह से 1800 के आसपास तक हम देखते हैं, या 1700 के आसपास तक देखते हैं। तो उस समय पर राजाओं का एक तरह से समय था, और राजाओं के संदर्भ में हम देखते हैं समक्ष अनेक प्रकार के कवि आश्रम में पढ़ रहे थे, जो कहीं ना कहीं राजा के प्रति अपनी कर्तव्य बोध की भावना या अधिकार की भावना के रूप में समाज को देश को एक तरह से चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। 1800 के बाद हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से देशभक्ति के स्वर चारों तरफ गूंजने लगे, और उसमें अधिकार की एक तरह से मांग की जाने लगी, क्योंकि हम भारतीय हैं, जिस देश के नागरिक हैं उसमें हमें हर तरह के अधिकारों से एक तरह से हमें मिलने चाहिए, या हम उसका एक तरह से पालन करते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रूप में हमें समाज से हमारी सरकार से आंदोलन के रूप में अधिकार का भी एक अ, आधार एक तरह से प्रस्तुत किया गया। भारत में सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। हम देखते हैं कि एकदम रीति काल के बाद में देखते हैं कि शोचनीय परिवेश था, वातावरण था, जिसमें केवल राजा अपने विलासिता के रूप में अपना जीवन यापन कर रहे थे, और कहीं ना कहीं प्रजा भी एक तरह से रुल रही थी, जिसके कारण देश की आर्थिक धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था चरमरा सी गई थी। 1800 के आसपास हम देखते हैं कि कई समाज सुधारकों ने, या हम देखते हैं कि कई देशभक्त ने या हिंदी प्रेमी ने, भाषा भाषी प्रेमी ने अनेक प्रकार से समाज में एक तरह से उसकी व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया, पर व्यवस्था एकदम में ठीक नहीं होती हुई दिखाई देती है। उसमें अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि प्रयास होते हुए दिखाई देते हैं, और उन प्रयासों में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो अभिव्यक्ति है वो कहीं ना कहीं व्यक्त भी होते हुए दिखाई देती है, और उसमें हम देखते हैं कि समाज में उसकी व्यवस्था के रूप में कई प्रकार के पिछड़ेपन को यहाँ पर देखा गया। हम सामाजिक सुधार की बात करते हैं, समाज को सुधार की बात करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि कई प्रकार के आंदोलन भी हुए, जिसमें हिंदू मुस्लिम
एक तरह से के जो झगड़े थे या लड़ाई का जो रूप था वह भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। एक दूसरे के कट्टर विरोधी हो गए थे, केवल अपने स्वार्थ के अनुसार ही वह एकता या आंदोलन में सशक्त भूमिका निभाते हुए दिखाई देते थे, जिसमें गांधी जी ने दोनों संप्रदायों को एक तरह से एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। हम देखते हैं कि व्यक्ति प्रयास करता है, पर उसके बाद भी हम देखते हैं कि उसमें उस तरह की सफलता का जो रूप है वह नहीं मिलता हुआ दिखाई देता। पर संघर्ष और सशक्त जो प्रयास है वह कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। तो कई प्रकार के जो लड़ाई झगड़े हैं वह सुलझते हुए भी दिखाई दिए। देश के प्रति एक जैसी भावनाओं का भी प्रदत्त रूप वहां पर दिखाई देने लगा। गांधी जी ने ग्रामीण जनता को एक तरह से अपने साथ लेकर चले। स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने जन आंदोलन में एक तरह से बदल दिया। हम देखते हैं कि 70% जनता गांव में बसती हुई दिखाई देती है और गांधी जी एक तरह से किसानों के समर्थक थे। उनके प्रयास केवल किसान को एक तरह से हर प्रकार के अधिकार, हर प्रकार की व्यवस्था से रूबरू भी कराने का था। तो उन्होंने अनेक प्रकार से देश में आंदोलन के साथ साथ एक तरह से समानता का भी भाव लेकर आए, स्वतंत्रता का भी भाव लेकर आए और जन आंदोलन को एक तरह से साथ लेकर वह चले, क्योंकि वह अहिंसा के मार्ग में थे। हम देखते हैं उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी प्रमुख भूमिका निभाई। अंग्रेजों को एक तरह से किसान के लिए कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। जहां किसान का शोषण होता हुआ दिखाई देता था, उसमें उनके प्रति एक तरह से कोई समर्थन या समर्पित रूप वहां पर नहीं दिखाई दे रहा था। कर के रूप में किसान अनेक प्रकार से अपनी आर्थिक मजबूरी एक तरह से दर्शाते हुए दिखाई देते थे, पर अंग्रेजों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके विरोध में या उनके पक्ष में कोई खड़ा होने वाला नहीं था। गांधी जी ने किसानों के पक्ष में अनेक प्रकार से एक तरह से सहायता की, एक तरह से सहयोग किया और उनकी मांगों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाया और उनके हित की बात वहां पर की कि इस तरह से कर पे कर लगाकर आप किसानों को दम घोट वाली स्थिति में एक तरह से लेकर आ रहे हैं। तो उनके प्रति वह पक्ष के रूप में एक तरह से उपस्थित हुए। क्रांतिकारी देशभक्त हम देखते हैं इसी के चार आधार बताए गए हैं। गांधी जी का जो आगमन है उसमें चार पहलुओं को, एक तरह से चार तत्वों को या हम कहें चार मुद्दों को एक तरह से लिया गया। शीर्षक जो आपकी किताबों के माध्यम से बताया गया है कि क्रांतिकारी देशभक्त, जैसे कि हम देखते हैं क्रांतिकारी देशभक्त से यहाँ तात्पर्य है कि किस तरह से एक पक्ष हम देखते हैं कि हिंसा के रूप में अपने कार्य रथ को एक तरह से प्रस्तुत कर रहा था, तो दूसरे रूप में हम देखते हैं गांधी जी अहिंसा के मार्ग में चलते हुए अंग्रेजों से लड़ रहे थे और अपने शांति के रूप में अपने जो आंदोलन है, अभियान है, उसका वह समर्थन रूप रख रहे थे। हम देखते हैं कि देश में जब अंग्रेजों का एक तरह से आधिपत्य था तो अनेक प्रकार से वह जन सामान्य में कष्ट दे रहे थे, अत्याचार कर रहे थे और उनके बढ़ते हुए अत्याचार से जो ये नव युवक है, जो युवक है, देश का युवक है, उनके मन में अनेक प्रकार से एक तरह से आत्मसम्मान का जो जज्बा है या अत्याचारियों के खिलाफ एक तरह से भय की जो स्थिति थी वो भी पैदा हो रही थी। पर वह उस भय से ज्यादा हम देखते हैं कि अपने सशक्त प्रयास से उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनेक हम देखते हैं देश की स्वतंत्रता के लिए अनेक प्रकार से यहाँ के जो नवयुवक हुए उन्होंने क्रांतिकारी रूप में अपनी भूमिका एक तरह से प्रस्तुत की। अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि कमेटियां बनी, जैसे रोलेक कमेटी 1905 से 1928 तक का जो समय है वह दिखाया गया, जिसमें क्रांतिकारियों के विरोध में सरकार ने ये एक नया रूल एक तरह से लागू किया, जिससे जो देश के प्रति नवयुवक है अपनी समर्पण भावना दे रहे थे, उससे अंग्रेजों के मन में भी अनेक प्रकार से भय उत्पन्न हो रहा था कि सब लोग आक्रामक रूप से अपनी बात रख रहे हैं, व्यवस्था चरमरा सी गई है। तो उनको भी एक तरह से डर भय हो गया था, जिसके कारण उन्होंने कुछ ऐसी कमेटियां बनाई जो भारतीयों के लिए एक तरह से कष्ट रूप में थी कि वह
उनके पक्ष में बात नहीं कर रहे थे, उनके विरोध में बात कर रहे थे। इस एक्ट के विरोध में सभी भारतीय एक तरह से एकजुट हो गए थे, यानी कि उन्होंने इस तरह की नीति जो आंदोलन है वो किया। उस आंदोलन के बाद जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय, जो हम कहें कि क्रांतिकारी संगठन का एक तरह से उदय हुआ। इस उदय के रूप में हम देखते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता इस विश्वासघात को एक तरह से सहन नहीं कर पाई, और जनता में एक तरह से क्रोध का जो भावना है वह उमड़ पड़ी और हिंसा का रूप एक तरह से ले ली। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जो एक तरह से अनहोनी हुई, उस अनहोनी से एक आतंक फैला, जिसके कारण भारतीय लोगों में एक तरह से रोष उत्पन्न हो गया। और उस रोष से हम देखते हैं कि एक नए भारत का निर्माण हुआ कि किस तरह से जो लोगों को गोलियां मारी गई, गोलियां मारने के बाद हम देखते हैं कि पूरा वातावरण शोक में हो गया। उसमें किस तरह से देश के कवियों ने इस एक्ट को रद्द करने के लिए नरसंहार की में जो क्षति हुई उसको एक तरह से उसके विरोध में या उसके मांग को एक तरह से रखा गया। अंग्रेजों के प्रति अपने रोष को भारतीय जनता एक तरह से प्रकट करने लगी। कई प्रकार के आंदोलन हुए, जैसे करो या मरो वाली जो स्थिति है, यह आंदोलन है, यह उसी समय की एक तरह से उपज बताई जाती है, क्योंकि देश को स्वतंत्र करना था, अपने अधिकारों को सजग सहज रूप में प्रस्तुत करना था। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना में अहिंसा हिंसा के माध्यम से अनेक प्रकार के आंदोलन एक तरह से समाज में हुए। और समाज में जब इस तरह से देशभक्ति की जो भावना की जो लहर है वह दौड़ती हुई दिखाई दी। साइमन कमीशन हम देखते हैं कि जॉन एक तरह से कमीशन की जो अध्यक्षता में एक कमीशन और आरंभ किया गया, जिसे साइमन कमीशन एक तरह से माना जाता है। इसमें एक तरह से टीम बनाई गई, 7 लोगों की टीम बनाई गई, जिसमें हम देखते हैं कि उस समय में किसी भी भारतीय अभिव्यक्ति के रूप में किसी को नहीं रखा गया। इसमें कई प्रकार के विरोध और विद्रोह उत्पन्न हुए, क्योंकि भारतीय के रूप में कोई भी सदस्य वहां पर उपस्थित नहीं था। केवल अपने ही अंग्रेजों ने अपने ही द्वारा चयनित लोगों को उसमें अध्यक्षता करने का एक तरह से सुअवसर दिया। और जब यह नीति बनी और इस नीति बनने के बाद भारतीयों में अनेक प्रकार की विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई, रोष की भावना उत्पन्न हुई, आक्रोश उत्पन्न हुआ, जिसके कारण इस जो नीति को है एक तरह से हटाने की मांग जोरों शोरों से होने लगी। इसमें लाला लाजपत राय और हम देखते हैं कि नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें हम देखते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु भी एक तरह से दिखाई दी। नेहरू जी ने इसमें पूर्ण स्वराज का नारा दिया कि हमें अब आधा अधूरा स्वराज नहीं चाहिए, आधी अधूरी स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए। और ये देश में ये जो नारा है प्रबल रूप से एक तरह से जोर पकड़ता चला गया। हम देखते हैं 28 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में नेहरू जी ने वहां पर मांग को रखा। और इसमें हम देखते हैं कि नमक पर कर लगाने या नमक कानून आंदोलन की भी एक तरह से बात हुई, जिसमें अनेक प्रकार के समाज सुधारकों ने एक योजना बनाई और उस योजना के दौरान उन्होंने उस आधार पर काम किया। इस आंदोलन ने देश में कई प्रकार से एक तरह से क्रांति का जो गान है या क्रांति का जो गूंज है या क्रांति का हम कहें उदय एक तरह से होता हुआ दिखाई दिया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और प्रथम द्वितीय गोल मेज आंदोलन में कांग्रेस की नीतियों के प्रति अपना रोष उत्पन्न किया। हम देखते हैं कि गांधी जी के समय में अनेक प्रकार के आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के द्वारा
हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत का एक तरह से निर्माण भी हुआ और उसका उदय भी हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि हिंसा अहिंसा के मार्ग पर चलने के रूप में उस समय के जो देशभक्त हैं उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। चुनाव, हम देखते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया पहले नहीं थी। हम देखते हैं 1050 से लेकर 1700 तक हम देखते हैं कि राजा राजाओं का ही एक तरह से महाराजाओं का ही क्रम वहां पर हमें दिखाई देता है। 1800 के बाद यह एक अभिव्यक्ति एक तरह से सार्थक रूप से समाज में प्रबल हुई और चुनाव का जो रूप है वह एक तरह से रखा गया। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन एक तरह से आरंभ हुआ और इसमें कांग्रेस ने भी अपने आधार पर अपनी बात रखी, अपनी मांग रखी, पर उस मांग को एक तरह से माना नहीं गया और इस सम्मेलन में 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक तरह से हम देखते हैं पास हुआ और उस पास होने के आधार पर अनेक प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग लोगों ने प्रांतीय स्वतंत्रता के आधार पर या प्रांतों के लिए सरकार के लिए एक नई नीति का निर्माण किया, जिसमें राजनीतिक एवं आर्थिक जो अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में थे वे कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशान बन रहे थे। जनता द्वारा चुने गए केवल थोड़े से सदस्यों को प्रशासन में एक तरह से शामिल किया गया और उसमें हम देखते हैं कि भारतीयों के एक तरह से हित के प्रति अपनी बात रखी। कांग्रेस ने इस एक्ट की हम देखते हैं कि आलोचना भी की और उस आलोचना के आधार पर प्रांतीय हिस्सा लागू किया गया कि हर एक राज्य का एक जो नेता है वह चुना जाना चाहिए जो वहां के हित के लिए कार्य करे। अंतरराष्ट्रीय घटनाएं हम देखते हैं कि जिस समय एक तरह से स्वर गूंज रहा था स्वतंत्रता का, उसमें देश के प्रति जो भावनाएं जो हलचलें चल रही थी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई देने लगा। कांग्रेस ने जो साम्राज्यवाद है उसका विरोध किया। एशिया, इटली, जर्मनी, जापान में हम देख रहे हैं कि अलग अलग रूप से फांसीवाद का विरोध यानी कि पूंजीवाद, आर्थिक मंदी में अनेक प्रकार की जो घटनाएं घट रही थी उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ना आरंभ हो गया था और इस प्रकार से देखते हैं भारतीय जो किसान था वह इस प्रगतिशील संघ की एक तरह से स्थापना इसी समय पर हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी प्रवाह चलती है या हवा चलती है उसका दुष्परिणाम आसपास के देशों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है, जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से नेताजी की जो आजाद हिंद फौज है उसका एक तरह से निर्माण हुआ और उस निर्माण में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की कवायद भी हुई। उससे पहले हम देखते हैं एक और आंदोलन एक तरह से जोर पकड़ने लगा, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से प्रमुख आधार पर अभिव्यक्ति की गई। हम उस समय पर देश में हम देखते हैं अंग्रेजों का आधिपत्य था और अंग्रेज अपने मन चाहे रूप से अत्याचार कर रहे थे, भय का वातावरण था। तो ऐसे में सब पूरा देश एकजुट हो गया और अंग्रेजों को वहां से जाने की मांग की कि भारत छोड़ो और यहाँ से जाओ। तो उस रूप में भी ये आंदोलन बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। अगला हम देखते हैं कि किस तरह से नेताजी की जो आजाद हिंद फौज है 9 अगस्त 1942 में गांधी जी व अन्य नेताओं ने एक नए अभियान को एक तरह से सार्थक रूप दिया और इसमें आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वह कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की और उसमें आजाद हिंद यानी कि स्वतंत्र भारत किस तरह से चित्रित होता हुआ दिखाई दिया उस कल्पना में रूप को वहां पर सार्थक रूप से प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रावधान वहां पर रखे। पहला, ब्रिटेन की राजनीति में परिवर्तन आया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे ही स्वतंत्र
कोई भी देश होता है तो उसमें जो मन माने रूप होते हैं उनका चलना बंद हो जाता है, जिससे उसकी राजनीति पर या अन्य नीतियों पर एक तरह से प्रभाव पड़ता हुए दिखाई देता है। और यह प्रभाव व्यक्ति के आधार पर भी निश्चित होते हुए दिखाई देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस सरकार के आधार पर भी उसकी निष्ठा को देखा जा सकता है, जिसके आधार पर इस तरह की बरतने को, इस तरह के आधार को एक तरह से दंड दिया गया। और इसमें हम देखते हैं कि जिस तरह से समाजवादी देशों के समर्थन से सारे विश्व में औपनिवेशिकता के खिलाफ एक तरह से आवाज बुलंद हुई, जिसका प्रभाव ब्रिटेन की राजनीति पर पड़ा। और उसमें हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्वराज की मांग का जो समर्थन है वह भी कई आधारों पर टूल पकड़ते हुए दिखाई दिया। जैसे धर्म के आधार पर हम देखते हैं कि मांग रखी गई, और उसमें भी हम देखते हैं कि आजाद हिंद फौज के रूप में भी लोगों का जो झुकाव था वह कहीं ना कहीं नेताजी के ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो आजाद हिंद फौज के जो सैनिकों एवं अफसरों पर अंग्रेजी सरकार ने देशद्रोह का एक तरह से अभियान वहां पर लगाकर मुकदमा चलाया, जिससे भारतीय नेताओं में एक तरह से संघर्ष का जो रूप है वह समाप्त होते हुए दिखाई दिया। 1946 में हम देखते हैं भारतीय नौसेना के जो कर्मचारी है उनका एक तरह से धूल पकड़ते हुए दिखाई दिया। ब्रिटिश फौज ने के साथ कई घंटे तक यह युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय नेताओं ने एक तरह से हस्तक्षेप कर अंग्रेजों के विरोध में एक तरह से आवाज उठाई। और इसमें अनेक प्रकार की हड़तालें, जुलूस आदि का भी एक तरह से तासा लगता हुआ दिखाई दिया। घटना घटित होने के बाद हम देखते हैं 1946 में जो सारी स्थिति है, परिवर्तन है सरकार में होने लगे। और उस परिवर्तन के द्वारा हम देखते हैं कैबिनेट मिशन एक तरह से भेजा गया, जिसमें अनेक प्रकार से राजनीतिक दल वहां पर उपस्थित हुए और उन दलों ने अपनी बात वहां पर रखी, जिसमें हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का एक तरह से गठन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग की एक तरह से स्थापना हुई। और अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि भारत की आंदोलन में हम देखते हैं कि भारत में एक तरह से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच विचार विमर्श का एक लंबा वार्तालाप वहां पर चला। अंत में देश के एक तरह से बंटवारे की जो मांग है वह भी मांग मान ली गई। और हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता का जो आंदोलन है उसकी एक तरह से कहानी लंबी चली और उसमें सफलता मिली। साथ ही साथ हम देखते हैं इस 7वीं इकाई का जो अंतिम व्याकरणिक रूप है, वर्तनी संबंधी कुछ नियम, जिसमें प्रत्यय का अर्थ और महत्व बताया गया। हम देखते हैं कि व्याकरण में अनेक प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय का जो रूप है वह दिखाई देता है। हम देखते हैं कि प्रत्यय में हम देखते हैं कि दो शब्दों के मेल से यह बनता है। जैसे हम कोई भी शब्द यहाँ पर रखते हैं, जैसे सामाजिक रखा, तो सामाजिक में ई या ये प्रत्यय का जो रूप है वह सार्थक होता हुआ दिखाई देता है। किताबों के माध्यम से अनेक प्रकार के शब्द दिए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय, दैनीय। इन शब्दों में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं दया से दैनीय शब्द बनता हुआ दिखाई दिया है। और उसमें हम देखते हैं कि इक, इत या ई प्रत्यय लगाया जाता है। इसके भी अलग अलग हम देखते हैं उदाहरण है, रूप है, जहां पर हम देखते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको सामाजिक बताया तो सामाजिक में इक प्रत्यय लगता है। ऐसे ही आर्थिक, तार्किक, मानसिक, न्यायिक, सांसारिक, व्यापारिक आदि में इक प्रत्यय एक तरह से लगते हुए दिखाई देता है। उसी के आधार पर ई इत प्रति का जो प्रत्यय का जो रूप है वह भी दिखाया गया है। मूल शब्द में हम देखते हैं कि अंत में जो शब्द जुड़ जाता है वह प्रत्यय कहलाता
है। जैसे हम देखते हैं विकास शब्द है, विकास से विकसित है, विकसित में हम विकसित, तो इत शब्द का यहाँ पर रूप रखा गया है। जैसे हम व्यवस्थित शब्द देखते हैं तो व्यवस्थित में भी इत प्रत्यय लगा हुआ है। अंत में हम देखते हैं कि कुछ जो शब्द हैं उसमें, चाहे संज्ञा है, सर्वनाम में, मैंने अभी ये बात की आप लोगों से, तो उसमें भी हम देखते हैं कि कई जगह ई या कई जगह ई का प्रयोग किया जाता है। तो अलग अलग आधारों पर प्रत्यय का जो रूप है वह सार्थक होते हुए दिखाई दिया है। आज हमारी सातवीं जो इकाई है वह एक तरह से पूर्ण हो गई है। अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को इकाई 8 के बारे में बताऊंगी, और उसमें भी हम 8वीं इकाई में एक तरह से सामाजिक विज्ञानों की जो भाषा है, राजनीतिक विज्ञान तथा शब्द रचना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इससे संबंधित आपको कुछ समझ नहीं आता है या आपके मन में कोई भी प्रश्न का जो रूप है वह प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपके सभी मैसेजेस का जवाब दूंगी। धन्यवाद।